हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज आपका अपना टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि आपके क्लास 9th का 3rd चैप्टर है, राइट। जो कि काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट है और आपको आगे के केमिस्ट्री को समझने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए हम लोग एक नए जोश और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी निकल के वो पैरेलली आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहले है अपना ये एटम्स। एटम्स मतलब क्या होता है, राइट। एटम्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो आप देखिए ये जो एटम्स बना है ये आपके दो वर्ड से मिलके बना हुआ ए प्लस टोमियो। तो अब देखिए टोमियो मतलब होता है टू बी कट, राइट, और ए मतलब होता है नॉट। तो देखिए इसका सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, जिसे काटा नहीं जा सकता है, नॉट टू बी कट, जिसे हम लोग काट नहीं सकते, राइट। तो आपको पता होगा कि डाल्टन ने सबसे पहले इसके बारे में थ्योरीज भी दी थी कि एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ही इसका नाम क्या रखा था, एटम रखा था। बट तो इस तरह से हम लोग एटम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो ये क्या होता है, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जिसको पता है कि नाउअडेज क्या किया गया, फर्दर हम लोग डिवाइड कर पाते हैं। वो सब पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स, एंड क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। तो ये मेन फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके अंदर एटम को भी डिवाइड किया गया है, राइट। बट डाल्टन ने क्या बताया था कि इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए बेसिक जो डाल्टन के द्वारा दिया गया थ्योरी था वो था क्या, राइट। तो इसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। तो गाइस फटाफट बताओ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में मेन क्या क्या पॉइंट थे? तो राइट हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं, उसको लिखेंगे। तो जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल और पहला पॉइंट था कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे जो पहला पॉइंट था इसको हम क्या बोल सकते हैं, एटम्स कांट बी सब डिवाइडेड। दैट मीन्स आप एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। पता है कि ये पॉइंट क्या हो गया था, गलत हो गया था, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का खोज हुआ तो पता चला कि वो क्या होता है, इसी से मिलके एटम बना होता है, राइट। एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये एक्चुअली 1808, आपको पता होगा कल लगभग क्या 1806 या 1808, एक बार आप एनसीईआरटी को देख लोगे, उसी टाइम के आसपास की बात है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो क्या होता है, सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर सेम। तो कोई एक एलिमेंट ले ले तो उसके सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। बट पता है फर्दर ये भी पॉइंट क्या होता है, गलत हुआ था। किस वजह से? तो जब आदमी को या लोगों को आइसोटॉप्स के बारे में खोजा गया था। आइसोटॉप्स क्या होता है, से आपके पास कार्बन है, राइट, एटॉमिक नंबर क्या है 6 और इसका मास कितना होता है 12। तो देखो उस समय एक्चुअली लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी, बाद में मिला। और सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन, एक कार्बन क्या होता है 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है, इसके अलावा कार्बन 13 भी कुछ अमाउंट में अवेलेबल होता है। ये भी आप कह सकते हो कार्बन क्या होता है 13 भी होता है। तो ये सब के सब क्या है, सेम एलिमेंट के एटम है, बट मास अलग अलग। तो सारे एटम्स क्या हुए, सेम नहीं हुए। तो ये पॉइंट भी आइसोटॉप्स की वजह से इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। क्या वो बताया कि अलग अलग अगर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट को लें तो उसके एटम्स भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। बट हमें पता है आइसोबार्स के बारे में, राइट। तो आइसोबार्स क्या होता है कि आपका जो कार्बन है वो भी कुछ 14 होता है, उसके अलावा नाइट्रोजन भी क्या होता है 14 होता है। तो ध्यान से देखिए दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है, बट एक का मास क्या है 14 है और एक का मास क्या है
12 है। दैट मीन्स हम क्या बात कह सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट के भी एटम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। गाइस उस समय लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी जब ये थ्योरी आई थी, लोग एटॉमिक मास से ही एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते थे। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। फोर्थ पॉइंट जो उनका था वो क्या उन्होंने बताया कि एटम्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उन्होंने बताया, एक्चुअली हम भी आज भी जानते हैं एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल पाया जाता है। कौन कौन सा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पता है कि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और दोनों क्या रहता है, इक्वल नंबर में। दोनों क्या रहता है, इक्वल नंबर में, राइट। इसलिए नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। और फिफ्थ पॉइंट जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का था वो क्या है, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, तो वो देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। दैट मीन्स इन्होंने क्या बताया कि एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, एटम्स कंबाइन in a fixed ratio to form molecule। या सिंपली क्या बोल सकते हैं, एटम्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ फिक्स्ड रेशियो, राइट। तो ये 5 वैलिड पॉइंट थे जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, राइट। तो जिसमें से कुछ पॉइंट्स को बाद में क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, राइट। उसके रीजन भी आप जानते हो। तो यहां हम लोग देखते हैं कि जो एटम्स है वो क्या होगा, कंबाइन होगा किसमें, एक फिक्स्ड रेशियो में, और क्या फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल को बनाएगा। किसको बनाएगा, मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। तो अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो आपका पार्टिसिपेशन है दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शन की, कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जब कन्वर्ट होता है तो कौन से लॉज फॉलो होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट जो अपने को यहां डिस्कस करना है वो क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है, तो देखो ये जो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इससे मतलब समझो, पूछा जाएगा व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आप सिमिलरली समझा सकते हो कि जब कोई एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसमें पता है कि सबसे जो पहला रूल है वो क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किन्होंने क्या बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हम लोग मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, राइट। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको समझ में आ गया, राइट। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, राइट। तो इस लॉ के अनुसार से क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे इसको एग्जांपल से हम समझें तो सपोज दैट कार्बन है प्लस O2 है, मिलके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। तो अब मान लो मैं कार्बन क्या लेता हूं 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना ले रहा हूं 32 ग्राम। तो अब बताओ CO2 कितना बनेगा, वो क्लियर है कितना बनेगा, 44 ग्राम बनेगा, राइट। दैट मीन्स अगर रिएक्टेंट टोटल कितना है 44 है तो प्रोडक्ट भी टोटल क्या होगा
44 ही होगा, राइट। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, दैट मींस 12 प्लस 32 इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आप किसी भी केमिकल रिएक्शन पे लगा सकते हो इस लॉ को, राइट। तो इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ अब अपने पास जो दूसरा लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए अब ये लॉ क्या बताता है, राइट। तो इस लॉ को आप ध्यान से समझिए, नाम से ही लग रहा है क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट रेशियो भी कह सकते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई दो एटम कंबाइन होता है किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए तो वो रेशियो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, व्हेन एटम्स कंबाइन in a constant ratio or a fixed ratio to form a molecule। तो अब ध्यान से रखिए, अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, जैसे हम लिख सकते हैं H2 प्लस O2, ये मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। अगर आपको बैलेंस करना है तो आप 2 लगा लीजिए। और यहां ध्यान से देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, यहां कितना एटम हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोल सकते हो, एटम 4 एटम्स है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम्स है। तो अगर वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन का 4 एटम लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना एटम लेना पड़ता है, 2 एटम लेना पड़ता है। अगर ऐसे ही बोल दें कि ये बताओ 2 एटम ही हाइड्रोजन का हम लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 एटम्स, तो ऑक्सीजन का कितना एटम होगा, 1 एटम होगा, राइट। सिंपल, कितना होगा, 1 एटम होगा। अगर यही मैं बता देता हूं, मान लो कि हम क्या बोल देते हैं कि 100 एटम्स ले लेते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। तुम खुद ही बताओ ऑक्सीजन का कितना एटम आएगा, ये अगर 100 है तो रेशियो देख रहे हो, ये उसका हमेशा ही आधा रह रहा है। तो रेशियो ऑलवेज क्या मेंटेन हो रहा है, 2:1 का। तो ये अगर 100 एटम्स है तो ये कितना आ जाएगा, 50 एटम्स आ जाएगा। तो आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इजीली समझा सकते हो कि ये क्या हो, राइट, और कैसे काम करता है। उसके अलावे अब देखो, अगर आप इस चीज को समझोगे कि हम इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का क्या मतलब है, बहुत बार क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि सपोज दैट अपने पास ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना रहेगा। तो आप इस रेशियो का यूज करके वहां क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में और भी कुछ लॉज हैं जो आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी में नहीं है। जब आप हायर क्लास, दैट मीन्स क्लास 11th में जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ना है। फिर भी अगर आपको उस लॉ के बारे में डिटेल्स में जाननी है तो इसी चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो वो सब लॉ क्या है, आप डायरेक्ट इसे जाके जीके बीट पे सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगा। तो वो लॉ क्या क्या है, तो सबसे जो थर्ड लॉ आपके पास आता है वो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके अलावा जो फोर्थ लॉ है दैट इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जो फिफ्थ लॉ है दैट इज योर गे-लुसैक्स लॉ, राइट। तो नेक्स्ट ये 5 लॉज हैं, राइट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जिसमें से 2 लॉ आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी और सिलेबस में, बाकी जो 3 जाओगे हायर क्लास 11th में आपको पढ़ना है। बट फिर भी अगर आपको डिटेल्स में जाननी हो तो मैंने बता दिया आपको कहां पे ये मिलेगा। तो आपको इजीली समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरीज क्या है, एटम्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो राइट, जो नेक्स्ट स्लाइड अपना आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राइट साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स या साइज ऑफ न्यूक्लियस, बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में। तो आप लोग बने रहिए। तो गाइज नेक्स्ट है अपने पास क्या, साइज ऑफ एटम्स और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात, राइट। तो देखिए आपके अगर हम लोग बात करें एटम्स की, राइट, तो एटम्स का जो जनरली साइज होता है वो होता है 0.5 एंगस्ट्रम टू 2.5 एंगस्ट्रम। ये जनरली क्या होता है, किसी भी एटम का साइज होता है। कोई भी एटम ले लीजिए इसी रेंज में लाई करेगा। अगर बात करें कि सर 1 एंगस्ट्रम मतलब क्या होता है, देखो 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं 10⁻⁻10 मीटर को। जब हम साइज की बात कर ही रहे हैं, राइट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, साइज ऑफ एटम्स की। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस,
देखिए आपके एनसीईआरटी का डेटा नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये जनरली क्या होता है, 1 फर्मी के रेंज में रहता है। कहां रहता है, 1 फर्मी। और 1 फर्मी का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर। तो यहां से एक डेटा आप याद रख सकते हो कि रेडियस ऑफ एटम बाय, अगर हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 5। इसका सिंपल मतलब क्या है कि एक, अगर इसको हम एटम मान लें तो न्यूक्लियस इसके रेस्पेक्ट में इतना छोटा होगा कि वो दिखेगा भी नहीं। दैट मीन्स न्यूक्लियस से जो एटम का साइज है वो लगभग क्या होता है, 1,00,000 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना लार्ज है, राइट, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में एटम। लेकिन खुद एटम भी क्या है, बहुत ही छोटा है। 1 एटम का साइज क्या है, 10 टू द पावर -10 मीटर के रेंज में। तो ये चीज आपको समझ में आया। नाउ अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो आपको मॉलिक्यूल पता है क्या होता है, एटम के कंबाइन होने से बनता है, राइट। तो पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो ये आपको क्या रखना है कि कंबाइन एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो एटम क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो आपको पता है कि बहुत सारा जो एलिमेंट है वो अपने नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, राइट, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो आपको पता है कि जैसे आर्गन है, वो सिंगल एटम को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। ये आपको दे दिया गया हीलियम, तो ये जो सिंगल एटम है इसको सिंगल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, राइट। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, O2, ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 एटम मिलके क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है। जबकि हीलियम का कितना एटम, एक ही एटम मिलके क्या करेगा, हीलियम मॉलिक्यूल बनाएगा, आर्गन मॉलिक्यूल बनाएगा। सिमिलरली अगर हम बोल दें ओजोन, तो ओजोन क्या होगा, ऑक्सीजन के 3 एटम को मिलने से बनता है। ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के 3 एटम के मिलने से बनता है, राइट। सिमिलरली नाइट्रोजन क्या होगा कि नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 मॉलिक्यूल मिलने से बनता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी क्या रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, राइट, अपने नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। उसके अलावे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, तो राइट, तो आपको पता है किसी भी कंपाउंड का जो सिंगल पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। तो अब ये कैसे, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा, CO2, राइट, क्या हो जाएगा, CO2 एक कंपाउंड है, तो उसके सिंगल पार्टिकल को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। वैसे ही अपने पास एग्जांपल क्या, NH3 अमोनिया, आप ले सकते हो H2O, तो ये सब क्या मॉलिक्यूल्स है। अब ये बनता कैसे है, कोई भी कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको एक बेसिक और फंडामेंटल चीज याद रखनी है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, राइट। तो वैलेंसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं A टू द पावर है X प्लस, और कोई दूसरा कंपाउंड है B टू द पावर Y माइनस, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो Y है इसको यहां लेके चले आना है, और X जो है उसको कहां लेके चले जाना है, B के पास। तो ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, A के पास क्या आ जाएगा, Y नीचे आ जाएगा, तो AY और B को क्या कर देना है, X। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट, और कुछ मॉलिक्यूल्स के चार्जेज के ऊपर देखेंगे। तो जैसे कि आपके पास क्या है, कहीं पे सल्फेट मिल गया, तो ध्यान रखिएगा सल्फेट क्या होता है, SO4 2- होता है, राइट। सल्फेट के बाद अगर हम बात करें सपोज दैट कार्बोनेट की, किसकी बात करें, कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। अगर वही मैं बात करूं नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3-। अगर वही मैं बात करूं ऑक्साइड की, किसकी बात करूं, ऑक्साइड, तो क्या होता है, ऑक्सीजन 2-। अगर वही मैं बात करूं नाइट्राइड की, तो नाइट्राइड क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे 3-। वैसे ही हम बोल दें फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड क्या हो जाएगा, फ्लोरीन पे -1, या क्लोराइड बोल दें तो क्लोराइड क्या हो जाएगा, Cl पे -1, राइट। तो बहुत सारे, अगर मैं बोल दूं सल्फाइड,
तो सल्फाइड, ये देखिए सल्फेट और सल्फाइड में अंतर है। ये क्या होता है, SO3 2 माइनस होता है। क्या होता है, SO3 2 माइनस होता है। अगर वही मैं बोल दूं नाइट्राइट, किसकी बात करूं, नाइट्राइट, तो ये होता है आपका NO2 माइनस। तो ये सारे एनायंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो सारा लिस्ट है ये किसका है, एनायंस। एनायंस मतलब क्या होगा, आप सिंपली बता सकते, दिख रहा है निगेटिव आयंस। क्या बोलते हैं, निगेटिव आयंस। वैसे ही कुछ केटायंस होते हैं। क्या होते हैं, केटायंस होते हैं, जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा। तो आपको पता है लिथियम हो, ग्रुप 1 का जितना भी मेटल है क्या होगा, +1 चार्ज, राइट। लिथियम हो, सोडियम हो, इस पे +1 हो जाएगा। पोटेशियम हो, उस पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। या ग्रुप 2 में आपको पता है क्या है, कैल्शियम है 2+ होगा। मैग्नीशियम Mg, इसके ऊपर क्या होगा, 2+ होगा। या उसके अलावा आपको पता है एल्यूमिनियम पे क्या होता है, 3+ होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग चार्ज आपको दिखेगा। सिमिलरली अमोनियम होता है, वो आपको NH4+ होता है, राइट। तो इस आयंस के साथ अगर हमें कोई सिंपल कम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करना है, क्या करना है, सिंपल मॉलिक्यूल। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं बोल देता हूं सोडियम नाइट्रेट। किसका, क्या लिख दे रहा हूं, सोडियम नाइट्रेट। तो आपको क्या करना है, सोडियम पता है क्या होगा, Na+। सिमिलरली नाइट्रेट, इस लिस्ट से देखिए नाइट्रेट कहां पे दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, NO3 माइनस। तो देखो माइनस भी कितना 1 है और ये भी कितना 1 है, तो इसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, NaNO3, राइट। अगर यहां मैं बोल दूं लिथियम कार्बोनेट, क्या बोल देता हूं, लिथियम कार्बोनेट, तो आपको पता है लिथियम क्या हो जाएगा, +1, और कार्बोनेट क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, 2 तो इधर चला जाएगा और 1 कहां चला जाएगा, उसके पास। तो ये फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, Li2CO3। चलो राइट, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है। इसके अलावे चलो मैं एक एग्जांपल और यहां पे तुम्हें लिख के देता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या, Al3+ है। एल्यूमिनियम पे चार्ज देखो क्या 3+ है। और ऑक्साइड, आपको पता ऑक्साइड पे क्या होता है, 2 माइनस होता है। तो ये कैसे होगा, 2 यहां चला आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Al2, और 3 किधर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो Al2O3, राइट। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि बहुत ही इजीली आप राइट एक्सचेंज करके मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हो। जैसे मैं एक और बोल देता हूं यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिख दे रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको पता है कैल्शियम क्या होता है, 2+ होता है, और ऑक्साइड क्या होता है, 2 माइनस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ca2O2। तो हमको इसे सिंपल रेशियो में लिखना है, तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, 2CaO, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, राइट। इस तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए एक क्वेश्चन, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैं देखो क्या लिखा हूं ID। तो मैग्नीशियम देखिए क्या होता है, आपको Mg पे क्या है, 2+ है। क्या है, Mg पे 2+, और नाइट्राइड देखिए आप ध्यान से, तो ये नाइट्राइड है, नाइट्रोजन पे क्या है, 3 माइनस। तो ये कैसे होगा, मैग्नीशियम के पास 3 आ जाएगा, दैट इज योर Mg3, और N क्या हो जाएगा, 2। तो बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में इजीली उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हो यूजिंग दीज आयंस। तो मेरे ख्याल से यहां तक अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, या मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम की साइज की बात करें तो एटम का साइज क्या होता है। तो नेक्स्ट जो अब अपने पास आने वाला है वो आने वाला है आपका मोल कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, दैट मींस मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये है क्या। तो जैसे कि आपको पता है 1 मोल इक्वल टू क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। जैसे हम बोलते हैं 1 डजन मतलब आप क्या समझते हो, 12 नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं राइट, तो जैसे मैं यहां पे सपोज दैट लिख देता हूं 1 ग्रॉस, क्या लिख दे रहा हूं 1 ग्रॉस, तो आपको पता है हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, 144 नंबर्स की। तो ऐसे ही 1 मोल मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स, राइट।
तो अब देखो नेक्स्ट है अपने पास जो एक टर्म है, तो अभी कभी कभी पूछा जाएगा व्हाट इज अ मोल। तो मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। कोई भी अगर इतना नंबर में रहेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, 1 मोल, राइट। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोला जाता है, एवोगाड्रोज नंबर, दैट इज योर Na। उसको शॉर्ट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। तो ये चीज क्लियर है, आप इजीली समझा सकते हो एवोगाड्रो नंबर क्या होगा। नाउ किसी भी मास को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट यूज किया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास बहुत कम होता है, तो उसे दिखाने के लिए आपको किसी स्मॉलेस्ट यूनिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे लाइट क्या बोलता है, 2 प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस दिखाना है, 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस दिखाना है, तो हम किस में दिखाते हैं उसको, लाइट ईयर में, क्योंकि एक लार्ज डिस्टेंस है तो उसको मीटर में लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को नॉर्मली लिखना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए एक यूनिट चुना गया, उस यूनिट को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो 1 एटॉम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AMU, और 1 AMU जो डिफाइन किया गया 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम, कि अगर कोई C12 एटम है तो उसके 12वें हिस्से को ही क्या बोलते हैं, 1 AMU। और जो वो वैल्यू है वो कितना निकल के आता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और अगर एक्चुअली पता होगा तो ये आपका किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एवोगाड्रो नंबर पता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, Na, जिसका वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर यहां पे आप 1/Na का वैल्यू निकालोगे तो बताओ 1/Na क्या हो जाएगा, 1/this1, दैट मीन्स 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इस वैल्यू को जब आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आएगा आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। तो यहां से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू, ध्यान से देखिए 1 AMU इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये इतने वैल्यू के बराबर है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, देखो ये वैल्यू किसके बराबर, 1/Na के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/Na ग्राम। तो यहां से अपने पास बहुत ही सिंपल सा आंसर आ सकता है कि Na को इधर ले आइए तो NaAMU इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम। तो आप क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 1 AMU में कितना ग्राम होता है, तो आप या तो इस यूनिट में बोलो या 1/Na ग्राम बोलो। वैसे ही पूछा जाएगा 1 ग्राम में कितना AMU होता है, तो NaAMU के बराबर वो होता है। तो ये चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ गई कि हम लोग Na और AMU को यूज कैसे करते हैं। अब ना ध्यान से देखिए, हम लोग किसी को कंपेयर करते हैं तो इसी से कंपेयर करते हैं। जैसे कि इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है रिलेटिव मास। पूछा जाएगा रिलेटिव मास क्या होता है, तो ये होता है मास ऑफ एनी एटम, मास ऑफ एनी एटम बाय 1 AMU। किसे डिवाइड कर लेते हैं, 1 AMU से। तो 1 AMU के रेस्पेक्ट में किसी का जो मास होता है, राइट, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास बोलते हैं, राइट। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। या इसी रिलेटिव मास को क्या बोला जाता है, मास नंबर, राइट। तो अगर उसके जगह जो हम नंबर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। तो मैं कुछ एटम्स है जिसके मैं मास नंबर यहां मेंशन कर दे रहा हूं। जैसे आपको पता है जो यूजफुल है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, राइट। अगर बात करें हीलियम तो इसका 4 हो जाता है, बात करें लिथियम का तो 7 हो जाएगा, राइट। अगर आप बात करोगे बेरिलियम का तो ये 9 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बोरन की तो ये 11 हो जाएगा, राइट। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है, राइट। नाइट्रोजन के अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो कितनी होती है, 16 होती है। क्लियर है। ऑक्सीजन के बाद अगर मेन जो एलिमेंट आपको आगे काम आने वाला है सोडियम, सोडियम का कितना हो जाता है, 23, राइट। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 24 होता है। एल्युमिनियम की बात करें तो 27 होता है, राइट। एल्युमिनियम के बाद अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे तो ये आपका 28 होता है। फास्फोरस की बात करोगे 31 होता है। सल्फर का कितना होता है, 32। सिमिलरली आपको मान लो क्लोरीन है, ये कितना होता है, 35.5 होता है, राइट। अगर आप पोटेशियम की बात करोगे तो ये कितना होता है, 39 होता है। अगर आप कैल्शियम की बात करोगे तो 40 होता है। उसके अलावा और भी कुछ एलिमेंट है, जैसे आप आयरन की बात करोगे तो ये लगभग कितना होता है, 56 होता है।
अगर आप कॉपर की बात करोगे तो ये आपका 63 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसके आपको मास नंबर याद रखने हैं। तब आपको एक क्वेश्चन आएगा, सर ये नंबर ये अकेला फ्रैक्शन में क्यों आया? तो यहां मेन रोल प्ले करता है आपका आइसोटॉप्स। कौन करता है? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स पता है क्या होगा? मेनली क्या ध्यान रखना है? सेम एटॉमिक नंबर, राइट? और क्या होगा? डिफरेंट मास। क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट मास। तो इसको देखिए ऐसे भी बोला जाता है, सेम एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट मास क्या है? डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर की जगह एक टर्म यूज और कर सकते हो, क्या? सेम प्रोटॉन, राइट? सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि राइट एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट। उसका मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो आपको पता है कि क्लोरीन में जो मेनली होता है वो दो तरह का आइसोटॉप पाया, 35 और क्लोरीन कितना होता है? 37। तो ध्यान से देखिए, जो 35 है ये क्लोज टू आपको 75% पाया जाता है, और 37 वाला जो नेट टर्म है वो कितना है? 25% है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो आप एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? तो बस इसी रेशियो से इससे हम नंबर को कैलकुलेट करते हैं, राइट? ये परसेंटेज है, तो हम लोग क्या करेंगे? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25। मान लो आपके पास क्या 100 क्लोरीन का एटम है, तो 75 क्या होगा? जिसका मास 35 है, और 25 एटम ऐसे होंगे जिसका मास क्या होगा? 37 होगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37। और एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या करता है? टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल नंबर क्या होगा? 75 प्लस 25। तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 35.5, राइट? तो आपको क्लोरीन का भी समझ में आ गया ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है। नाउ नेक्स्ट जो अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट सा टर्म है, दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल n से। तो ये क्या होता है? आपको ऑलवेज गिवन मास, कोई भी अगर आपको मास दिया है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास या एटम रहेगा तो, राइट? इन केस ऑफ एटम, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो देखिए गिवन मास को हम कैसे दिखा सकते हैं? ये n हो गया गिवन मास को, चलो मैं स्मॉल m से दिखा रहा हूं, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से। या फिर अगर यही एटॉमिक नंबर होता, एटम्स होते तो, राइट? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n इक्वल टू गिवन मास बाय ए, एटॉमिक मास। आपको पता है किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये x है, ऊपर पे a होता है, नीचे z होता है। तो ये आपका क्या होता है? मास नंबर या एटॉमिक मास बोल सकते हैं, और ये क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। तो बहुत ही क्लियर है। जैसे